ये तो गजब हो गया दोस्तों। देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से खड़े होकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए ज्ञानेश गुप्ता जी। राहुल गांधी वाला सवाल और जवाब देने की बजाय ज्ञानेश गुप्ता जी मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा क्या कर गए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के उस मुद्दे की पूरी हवा निकाल दी, जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में घूम रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। बिहार चुनाव का बिगुल बजने से ठीक पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जो बयान है ना दोस्तों, वो खूब वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को यह उम्मीद नहीं थी कि पटना के पत्रकारों से इस तरह से उनका सामना होगा। सवाल दनादन सवाल, उसके जवाब नहीं दे पाए। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हो गया उल्टा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज्ञानेश गुप्ता जी को राहुल गांधी का नाम याद आ गया। अब हुआ क्या, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, उनके नाम लेकर दनादन सवाल पूछे गए। बार बार रिपोर्टर्स वोट चोरी के नारे को लेकर सवाल दाग रहे थे और उन सवालों को पूछ रहे थे कि भाई एसआईआर में जिस बड़े स्तर पर नाम काटे गए हैं, खास तौर पर महिलाओं के, उनको लेकर वो बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे। तो ज्ञानेश गुप्ता जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई दोस्तों। सवाल आए, हवाइयां उड़ गई। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा अंश देखिए और फिर उसके बाद सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के उस मुद्दे की हवा निकाल दी, जिस मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन पहले सुनिए वोट चोरी के नारे पर ज्ञानेश गुप्ता जी की सफाई को सुनिए, क्या कह रहे हैं और जब यह सवाल दागा गया पत्रकार की तरफ। सर, मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C, इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं, तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा। मॉक पोल और 17C, हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो प्रत्याशी खड़े हों, वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स ज़रूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहाँ उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुँचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास
अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। यानी गजब है, पत्रकारों के सवालों से भी परहेज है साहब को। अभी रुकिए दोस्तों, अब आते हैं रिपोर्टर्स के उस सवाल पर जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनावी मशीनरी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के एक जवाब से हिल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हिला दिया भारतीय जनता पार्टी को। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगले सवाल दागे गए घुसपैठिए को लेकर। जी हां, उसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है ना। बिहार में भी इन दिनों इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। अच्छी बात है। घुसपैठिए के मुद्दे पर झारखंड में चुनाव हुआ तो वो भी आपने देखा, बीजेपी ने झारखंड में भी इसी मुद्दे पर लड़ा ना चुनाव। दिल्ली में भी चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर लड़ा और अब बिहार में भी चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से सवाल पूछ लिया गया तो गुप्ता जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसके बाद देखिएगा क्या हुआ, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ज्ञानेश गुप्ता जी चले गए। मगर पहले घुसपैठिए को लेकर जो सवाल पूछा गया था ना, वो सुन लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। यानी सवाल यह था कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक मिले आपको जिन्हें आपने वोटर आईडी जिनकी बना रखी थी? क्योंकि दोस्तों ये कोई भी जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, मगर पूछने पर भी जवाब नहीं मिला कि कितने घुसपैठिए मिले। आप खुद ही बताइए, गुप्ता जी को क्या बताना नहीं चाहिए था कि देश को ये बताना चाहिए था ना कि कितने विदेशी नागरिक मिले? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर बड़े नेता जो बीजेपी के आ रहे हैं वो हर बार घुसपैठियों को हटाने का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर की गई। तो ऐसे में दो सवाल है, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुई थी, और अगर हां तो क्या घुसपैठिए मिले या फिर नहीं? मगर जवाब नहीं मिला। बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने घुसपैठिए शब्द का जिक्र तक नहीं किया। यह बिल्कुल ठीक वैसे ही है दोस्तों, जब पिछली बार दिल्ली में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माता बहनों टाइप की बातें बोलकर चले गए थे कि भाई माता बहनों की प्राइवेसी। अब राहुल गांधी को ललकारते हुए यह तक कहा था कि भाई हलफनामा साइन करो वरना देश से माफी मांगो।
अब पता नहीं वो 7 दिन कब पूरे होंगे, लेकिन तब भी ये सवाल पूछा गया था कि बताइए कितने घुसपैठिए मिले आपको बिहार में। वहां भी उन्होंने जवाब नहीं दिया घुसपैठियों को लेकर, और अब फिर जवाब नहीं दिया। यानी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसपैठियों को लेकर कोई जवाब नहीं। इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई ना दोस्तों कि बिहार में कोई घुसपैठिए वाला मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। होते तो कम से कम पकड़ पकड़ के लाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या वाकई में फजीयत का सामना करना पड़ रहा है? जब चुनाव आयोग को एसआईआर में कोई घुसपैठिए नहीं मिले तो अमित शाह और मोदी जी बिहार में घूम घूम कर कौन से घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं? कहीं चुनाव आयोग ने घुसपैठियों का जिक्र ना करके भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी की पूरी मशीनरी की हवा तो नहीं निकाल दी? अब आइए उन तस्वीरों पर दोस्तों, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर लगता है कि ज्यादा जल्दी में थे, क्योंकि सवाल पर सवाल हो रहे थे और सवाल इस कदर पूछे जा रहे थे कि उनको फ्लाइट की याद आ गई। कहा कि भाई चलो फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट का वक्त हो गया। अब फ्लाइट का वक्त हो रहा था या ज्ञानेश कुमार जी दरअसल सवालों का सामना नहीं कर पा रहे थे? देखिए जरा, आप खुद ही देखिए। और आज भी, अभी भी अगर किसी भी मतदाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनका नाम या तो छूट गया है या अयोग्य किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है, तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले अगर आप ईआरओ को फॉर्म 7 या फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। तो अगर आप परमिट करें तो हम निकल जाते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आप खुद ही बताइए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अपने सवालों के जवाब दे रहे थे वो कितने हैरत करने वाले थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये चुनाव आयोग की यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के वोट चोरी के मामले को लेकर सवालों के जवाब नहीं थे। एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे गए उसको लेकर सवाल नहीं थे। ज्ञानेश कुमार बस इतना बोलकर चले गए कि अभी भी नोटिफिकेशन फाइनल करने का वक्त है। जिनके नाम कट गए हैं दोबारा से अपने नाम बचा सकते हैं कटने से, मतलब बात खत्म। खैर दोस्तों, ये हाल है। पहले राजीव कुमार जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त, याद होगा आपको, जिनकी बेहुदा शायरी पर उनके खासम खास लोग जो थे आसपास बगलगीर, वो तालियां बजाया करते थे। और अब ज्ञानेश गुप्ता जी जो शायरी तो नहीं करते हैं मगर तर्क देते हैं, तो उसमें तर्क कम लफ्ज़बाजी ज्यादा दे सकती है, जैसे कि अब इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ज्ञानेश गुप्ता जी राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो सवाल लगातार राहुल गांधी दाग रहे हैं, या फिर उन सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।